सबको लगता है कि वो बस एक कमजोर सा विलेज बॉय है, पर सच तो ये है कि वो इतिहास का सबसे महान राजा बनने वाला है। बहुत समय पहले एक इंसान था, ग्रे, एक ऐसा अनाथ बच्चा जिसने अपनी मेहनत और ताकत से पूरी धरती पर राज कर लिया था। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया और जो भी उसे चुनौती देता उसे वो बिना दया के मिटा देता था। लेकिन इतनी सारी पावर होने के बावजूद उसके दिल में एक खालीपन था, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई अपना नहीं था। फिर एक दिन अचानक वो खुद को एक अंधेरे गहरे समंदर में डूबता हुआ महसूस करता है। तभी एक आवाज आती है, अपने अगले जन्म में रोशनी को ढूंढो। ग्रे को समझ आ जाता है वो मर चुका है और अगले ही पल वो अपनी आंखें खोलता है एक हल्की सी रोशनी वाले कमरे में, जहां दो अनजाने लोग उसके सिर पर झुके हुए थे। वो उसे आर्थर बुलाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि ये बच्चा कितना उनसे मिलता है। आर्थर, जिसे अभी तक ये भी नहीं पता कि ये लोग कौन हैं, कहां हैं वो, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। अपने पूरे पास्ट लाइफ की मेमोरीज और कॉन्शियसनेस के साथ वो महान राजा अब बस एक मामूली सा बच्चा है और उसे ये बहुत ऑकवर्ड लगता है। उसे अपना शरीर भी ठीक से कंट्रोल नहीं करना आता। जब उसके पेरेंट्स उसका डायपर साफ करते हैं तो वो शर्म से पानी पानी हो जाता है। एक दिन आर्थर अपने पिता को देखता है जो अपनी बॉडी को मैजिक से इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि एक घूंसे में खेत जोत सकते हैं। फिर उसकी माँ उसे हील कर देती है जब वो चोट खा लेते हैं। आर्थर पहली बार रियलाइज करता है कि ये दुनिया अर्थ नहीं है, यहाँ तो मैजिक है। थोड़े दिन बाद आर्थर को पता चलता है कि उसके पापा एक एडवेंचरर हैं जो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मॉन्स्टर्स का शिकार करने जाते हैं। आर्थर समझ जाता है कि जब सबके पास हथियार रखने की परमिशन है तो ये जगह डेंजरस जरूर होगी। तभी वो डिसाइड करता है कि उसे भी जल्दी से जल्दी स्ट्रांग बनना पड़ेगा ताकि खुद को बचा सके। पर फिलहाल वो बस एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ की ललबाई सुनते ही सो जाता है। धीरे धीरे आर्थर को फ्रस्ट्रेशन छोड़कर ये पीसफुल मोमेंट्स एंजॉय करने की आदत हो जाती है, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में वो हमेशा डर में जीता था कि कहीं कोई उसे सोते हुए मार ना दे। कुछ महीने बीत जाते हैं। आर्थर अब घर में इधर उधर रेंगने लगता है। वो माँ को बेवकूफ बनाकर लाइब्रेरी में घुस जाता है और वहाँ की किताबों से इस नई दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि इस कॉन्टिनेंट के साउथ में ड्वार्फ्स का एक देश है और नॉर्थ में एल्व्स का। ह्यूमंस का एक किंगडम भी है, लेकिन यहाँ पर सक्सेशन पीसफुल है। जैसे अर्थ में लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि राजा के बेटे को ही गद्दी मिलती है। एक और किताब से आर्थर को मैजिक के बारे में पता चलता है। वो समझ जाता है कि इसी मैजिक की वजह से इस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है। करीब 1% आबादी ही मैजिक यूज कर सकती है और एक इंसान की मैजिक कैपेसिटी उसके माँ बाप पर डिपेंड करती है। मैजिक यूजर्स दो टाइप्स के होते हैं। ऑगमेंटर्स, जो अपनी फिजिकल एबिलिटीज को मैना से बूस्ट करते हैं। कॉन्जरर्स, जो मैना को अपने शरीर के बाहर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आर्थर समझता है कि उसके पापा एक ऑगमेंटर हैं, लेकिन उसकी माँ वो कुछ अलग है, शायद किसी खास टाइप की कॉन्जरर। आर्थर अब डिसाइड करता है कि उसे भी मैजिक सीखनी है। किताब में लिखा था मैजिक यूज करने के लिए एक मैजिक कोर बनानी पड़ती है जो माना को कंसंट्रेट करके बनाया जाता है। अधिकतर लोग प्यूबर्टी आने के बाद ही ऐसा कर पाते हैं, और वो भी सालों में। लेकिन आर्थर के पास एक एडवांटेज है, उसकी पिछले जन्म की नॉलेज, जहां वो अपने शरीर के इंटरनल एनर्जी यानी चाय को कंट्रोल करता था। ची कोर बनाना भी कुछ वैसा ही था जैसे माना कोर बनाना। आर्थर ध्यान लगाकर अपने अंदर माना को इकट्ठा करता है, लेकिन जैसे ही वो ब्रेक थ्रू के करीब होता है उसकी माँ उसे पकड़कर बेड में ले जाती है। 2 साल बीत जाते हैं। आर्थर अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। एक दिन जब उसकी माँ डायरी लिखने में बिजी होती है, आर्थर अपने पापा के पास जाकर सोर्ड्समैनशिप सीखने लगता है, एक लकड़ी की तलवार से। जब माँ उसे देखती है तो गुस्से से लाल हो जाती है। अभी अभी चलना सीखा है इस बच्चे ने और तुमने इसे तलवार पकड़वा दी। आर्थर को अब पता चल चुका है असली बॉस इस घर में उसकी माँ है। आर्थर कभी कभी अपने पेरेंट्स के साथ नियर बाय शहर भी जाता है। वहां वो बहुत एक्साइटेड रहता है, हर चीज ऑब्जर्व करता है, वेपन्स, वियर्ड गुड्स और सबसे ज्यादा मैजिक। वैसे तो आर्थर को एक बच्चे के शरीर में फंसा होना अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी पीसफुल लाइफ पसंद आने लगती है। उसके पेरेंट्स उसका बहुत ध्यान रखते हैं। उसे ऑर्फनेज के दिन याद आते हैं जहां वो फैमिली के लिए तरसता था, लेकिन उसकी दुआएं कभी कबूल नहीं हुई। फिर एक दिन आर्थर अपने पापा को मना कोड स्ट्रेंथन करते हुए देखता है। पहले तो आर्थर अनइम्प्रेस्ड रहता है, पत्थर हाथ से उठाना ज्यादा इजी है, लेकिन फिर उसकी माँ समझाती है कि ये बस शुरुआत है। दूसरे ट्राई में उसके पापा सच में जोर लगाते हैं और इतनी जबरदस्त पावर दिखाते हैं कि जमीन तक हिल जाती है। आर्थर अब जेन्युइनली इम्प्रेस्ड है और उसकी माँ भी उम्मीद जताती है कि आर्थर बड़ा होकर एक महान वॉरियर बनेगा। आर्थर को भी अभी मैजिक ट्राई करनी होती है,
लेकिन फिर से उसकी माँ उसे नैप टाइम पर ले जाती है। रास्ते में लाइब्रेरी आती है तो आर्थर प्लीडिंग आईज से माँ को देखता है। माँ हार मान लेती है और उसे बुक्स के बीच छोड़कर खुद हस्बैंड के पास चली जाती है। आर्थर फाइनली पूरी कंसंट्रेशन से अपनी बॉडी में मैना कलेक्ट करता है और इस बार ब्रेक थ्रू होता है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन से पूरा घर उड़ जाता है। उसके पेरेंट्स डर जाते हैं, अंदर दौड़ते हैं और जो देखते हैं उस पर यकीन नहीं कर पाते। आर्थर हवा में उड़ रहा है, एक गोल्डन ग्लो के साथ। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब मैं मैजिक कर सकता हूँ। आर्थर जमीन पर उतरकर उनकी तरफ चलने लगता है। तभी अचानक छत से मलबा गिरने लगता है। आर्थर डर जाता है, लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी उसके माँ बाप अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लेते हैं। आर्थर को तब समझ आता है पेरेंट्स का असली मतलब क्या होता है। लेकिन जब वो दोनों रोने लगते हैं, आर्थर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अपनी पिछली जिंदगी में आर्थर ने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। बाकी बच्चों के पेरेंट्स भी बस या तो प्राउड होते थे या डिसअपॉइंटेड, और कोई इमोशंस शो नहीं करते थे। आर्थर सोच ही रहा था कि ये नया फीलिंग क्या है। तभी वो भी रोने लगा और अपनी माँ से कस के लिपट गया। कुछ साल बीत जाते हैं और अब आर्थर एक छोटा सा लड़का बन चुका है जो अपने पापा रेनोल्ड से कॉम्बैट स्किल्स सीख रहा है। आर्थर और उसके पापा गार्डन में आमने सामने खड़े हैं। रेनोल्ड अपनी प्राइज्ड ग्लव्स आर्थर को देना चाहते हैं, लेकिन आर्थर मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी स्ट्रेंथ अभी इतनी नहीं है कि वो उन्हें सही से यूज कर सके। इसके बजाय वो एक वुडन सोर्ड उठा लेता है और उसके पापा भी वही करते हैं। आर्थर बिना वक्त खराब किए अटैक करने के लिए भागता है और 3 लगातार अटैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं और उसके हर अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेते हैं। आर्थर नोटिस करता है कि उसके पापा मैजिक से अपनी स्टिक को रेनफोर्स कर रहे हैं, तो वो भी अपनी वुडन सोर्ड में अपना मना डाल देता है। थोड़ी देर बाद आर्थर फिर से दौड़कर अटैक करता है और इस बार उसके पापा चौंक जाते हैं जब आर्थर उनका स्टिक तोड़ देता है। आर्थर मुस्कुराता है और कहता है, मेरी लकड़ी तुम्हारी लकड़ी से बेहतर है। उसके पापा हंसते हैं और कहते हैं कि स्टैमिना ज्यादा मैटर करता है। भले ही आर्थर अभी छोटा है, उसके पापा समझ जाते हैं कि वो एक प्रोडिजी है, इसलिए वो अपनी वाइफ से बात करने का मुश्किल डिसीजन लेते हैं कि आर्थर को टाउन से बाहर किसी अच्छे ट्यूटर के पास भेजा जाए। लेकिन आर्थर की मम्मी एलिस इस बात के सख्त खिलाफ होती हैं। वो नहीं चाहती कि उनका प्यारा बेटा उनसे इतनी जल्दी दूर हो जाए, क्योंकि आर्थर अभी सिर्फ 4 साल का है। रेनोल्ड बहस करते हैं कि आर्थर की लकड़ी अभी से उनसे ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब है कि उसे किसी एक्सपीरियंस वॉरियर से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। लेकिन डिसीजन लेने से पहले आर्थर खुद बीच में बोल पड़ता है और कहता है, क्यों ना हम सब साथ चलें। ये आइडिया थोड़ा डम सा लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली दोनों पेरेंट्स फौरन मान जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि उनके वर्ल्ड में हाउसिंग क्राइसिस अभी नहीं आई थी। कुछ दिन बाद एलिस और रेनॉल्ड के पुराने पार्टी मेंबर्स ट्रैवल के लिए आ जाते हैं। आर्थर सभी से मिलकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उनकी पार्टी में थे एडम जो लीडर था, एंजेला जो बड़ी बड़ी जग्स वाली औरत थी, डर्ड एक एवरेज लुकिंग आदमी, हेलन जो एक आर्चर थी और जैस्मिन एक मैनिक पिक्सी गर्ल जो आर्थर पर थोड़ा शक कर रही थी। जल्दी ही सब मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। आर्थर को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन काफी प्रिमिटिव है, जबकि उसकी पिछली दुनिया में एयर उबर से सब कहीं भी चले जाते थे। थोड़ी देर बाद सब खाने के लिए रुकते हैं, लेकिन अचानक वुल्फ मॉन्स्टर्स का झुंड फॉरेस्ट से आ जाता है। खाने की स्मेल से खींचे चले आए। जैस्मिन फटाफट एक्शन में आती है, 2 डैगर्स पकड़कर सामने आने वाले हर वुल्फ को काट देती है। वहीं रेनॉल्ड, एडम और हेलन भी अपने अपने वेपन्स से वुल्फ्स को मारते हैं। डर्ड और एंजेला मैजिक से बाकी बचे वुल्फ्स को धुआं कर देते हैं। उस रात सब मिलकर वुल्फ मीट का मजा लेते हैं। तभी एलिस नोटिस करती है कि रेनॉल्ड का हाथ अभी भी ब्लीड कर रहा है, तो वो उसे हील करने लगती है। बाकी पार्टी मेंबर्स फौरन खड़े होकर एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना लेते हैं, जो आर्थर को थोड़ा भ्रमित करता है। आर्थर को तब पता चलता है कि उसकी मम्मी एक विशेष जादूगर है, जिनके पास दुर्लभ उपचार जादू है। इसी वजह से वो हमेशा खतरे में रहती थी और इसलिए उनका परिवार विलेज में शिफ्ट हो गया था ताकि लो प्रोफाइल रह सकें। हीलिंग सक्सेसफुल रहती है, लेकिन एडम को लगता है कि थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए, तो वो आर्थर को ट्रेनिंग के लिए चैलेंज करता है। आर्थर खुशी से मान जाता है। एडम अपने शार्प स्पीयर को सेफ्टी के लिए कपड़े से लपेट लेता है और दोनों मना से अपने अपने वेपन्स को चार्ज करते हैं। एडम के सरप्राइज के लिए आर्थर फर्स्ट मूव करता है। वो मैजिक से अपनी स्पीड बढ़ाता है और लाइटनिंग की तरह एडम की तरफ दौड़ता है। अचानक गायब होकर उसके पीछे प्रकट हो जाता है। एडम चौंक जाता है, लेकिन आर्थर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो फिसल जाता है। एडम मौका पाते ही उसे पकड़ लेता है और दोनों का एक इंटेंस बैक एंड फोर्थ शुरू हो जाता है। सब लोग आर्थर की स्पीड देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन आखिर में आर्थर का हल्का शरीर उसे हवा में उड़ा देता है।
और एंजेला को विंड मैजिक से उसे बचाना पड़ता है। आर्थर सेफली नीचे लैंड करता है। सब लोग एडम को डांटते हैं कि उसने एक छोटे बच्चे के खिलाफ ओवरबोर्ड कर दिया। एडम अपनी सफाई देता है कि बच्चा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इस बीच जैस्मिन आर्थर के स्किल्स से काफी इंट्रीग्ड लगती है और उससे उसकी टेक्निक्स के बारे में सवाल पूछने लगती है। अगले कुछ दिन आर्थर ट्रेनिंग, खाने, सोने और फिर से ट्रेनिंग करने में बिताता है। वो एडम से लांस टेक्निक्स, रेनॉल्ड से पुशअप्स, हेलेन से आर्चरी और जैस्मिन से यूसेन बोल्ट जैसी रनिंग सीखता है, जो अब उस छोटे से लड़के पर फिदा हो गई है। जैस्मिन उसे अपने डर्टी पार्टी में बुलाने के लिए एक छोटा सोर्ड गिफ्ट करना चाहती है जिस पर बेबी ऑयल लगा है, लेकिन आर्थर की मम्मी उसे रोक लेती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका बेटा अभी पक जाए। जल्द ही सब लोग फिर से अपने कार्ड्स में जर्नी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कुछ मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस की वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। अचानक उन पर तीरों की बारिश हो जाती है। आर्थर तुरंत समझ जाता है कि ये बैंडिट्स का अटैक है। डर्ड और एडम तुरंत कार्ड्स के सामने आकर डिफेंड करने लगते हैं। एंजेला अपने विंड मैजिक से सारे एरोस उड़ा देती है। आर्थर बाहर झांकता है और देखता है कि वो चारों तरफ से बैंडिट से घिरे हुए हैं। बैंडिट लीडर अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि एलिस और आर्थर को नुकसान मत पहुंचाओ, बाकियों को खत्म कर दो, क्योंकि एलिस और आर्थर को बेचकर अच्छी कीमत मिलेगी। बैंडिट जोर से चिल्लाते हैं और फाइटिंग जोन में कूद पड़ते हैं, लेकिन आर्थर की पार्टी उन्हें एक एक करके छट कर देती है। आर्थर जानता है कि व्यक्तिगत रूप से उनकी पार्टी काफी मजबूत है, लेकिन समस्या तब आती है जब बैंडिट्स शेयर नंबर्स से उन्हें ओवरवेल्म करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे पार्टी मेंबर्स थकने लगते हैं। बैंडिट लीडर रेनॉल्ड को एक विरोधी चुनौती करता है और उसे इतनी जोर से कार्ट में धकेल देता है कि कार्ट टूट जाता है। एलिस फौरन उसे बचाने आती है, लेकिन रेनॉल्ड उसे रोकता है कि वो अपनी मैजिक यूज ना करे, वरना सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। रेनॉल्ड खुद उठता है और आर्थर से कहता है कि वो अपनी माँ को सेफ जगह लेकर जाए। आर्थर लड़ना चाहता है और कहता है कि वो भी स्ट्रांग है, लेकिन उसके पापा गुस्से में चिल्लाते हैं, अगर तुम स्ट्रांग हो तो अपनी माँ और उसके पेट में पल रहे बच्चे को बचाओ। आर्थर शॉक में सोचता है ये कब हो गया, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए एलिस को लेकर भागता है। बैंडिट लीडर उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनॉल्ड उसे फिर से अटैक कर रोक देता है। आर्थर भागता रहता है, लेकिन उसका रास्ता फिर से कुछ बैंडिट्स ब्लॉक कर लेते हैं। लेकिन आर्थर की पार्टी प्रोफेशनल है, वो सब एक एक करके बैंडिट्स को क्लियर कर देते हैं। आर्थर उन्हें थैंक यू बोलता है और दौड़ता रहता है। अचानक एक मेज आकर उन पर विंड मैजिक से अटैक करता है। आर्थर अपनी मम्मी को धक्का देकर सेव कर देता है, लेकिन खुद अटैक झेलता है और क्लिफ से नीचे गिर जाता है। गिरते वक्त आर्थर हार मानने से इनकार कर देता है। वो अपना चाकू, जिसे एक रस्सी से बांधा था, अपने अटैकर की तरफ फेंक देता है और उसे भी नीचे खींच लेता है। डर्ड और एंजेला उसे बचाने के लिए मैजिक यूज करते हैं, जबकि एलिस उसकी जान के लिए रोती है। आर्थर को उस वक्त एक अजीब सी शांति महसूस होती है। उसे लगता है जैसे उसने कुछ अचीव कर लिया हो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसे याद आता है कि वो अब बड़ा भाई बनने वाला था, लेकिन अब वो सपना भी उससे छिन गया है। आर्थर अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो सोचता है आखिर ये जगह है कहाँ। तभी जमीन हिलने लगती है। कुछ बहुत बड़ा उसके पास आ रहा है। आर्थर उठने की कोशिश करता है और देखता है एक डरावना डीमन उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो डीमन आर्थर को उसके नाम से बुलाता है। आर्थर डरता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो डीमन पर अटैक करने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन डीमन उसे बड़े प्यार से उंगली से दूर फेंक देता है। आर्थर जैसे तैसे उठता है और डीमन उसे बताता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। फिर डीमन मुस्कुराकर कहता है, डर मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आर्थर को समझ नहीं आ रहा था कि हेल में क्या हो रहा है। तभी वो डीमन अचानक उसके लिए कुछ फ्रूट्स तोड़ने लगती है। वो आर्थर से कहती है, पहले खा लो फिर बात करेंगे, वरना मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। आर्थर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो जल्दी से फ्रूट्स खाने लगता है। फ्रूट्स खाने के बाद आर्थर पूछता है, मेरे मम्मी पापा ठीक है ना? डीमन उसे एक सीन दिखाती है, एक रोड पर जहां उसके माता पिता और उनके दोस्त कुछ बैंडिट्स से लड़ रहे होते हैं और चारों तरफ सिर्फ बैंडिट्स की लाशें पड़ी होती हैं। डीमन मुस्कुराकर कहती है, सब ठीक है और कई दिन पहले ही सेफ निकल चुके हैं। ये सुनते ही आर्थर के दिल का बोझ हल्का हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इसके बाद आर्थर उससे पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? प्रॉपर थैंक यू कहना चाहता हूँ। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, सिल्विया। कुछ दिन बीत जाते हैं। आर्थर अब भी सिल्विया की केव में रहकर फ्रूट्स खाकर खुद को सस्टेन कर रहा होता है और धीरे धीरे उसकी चोटें भी हील हो रही होती हैं। आर्थर डेस्परेटली अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता है, लेकिन सिल्विया उसे समझाती है, ये इतना सिंपल नहीं है। तुम्हें एक ऐसे जंगल से गुजरना पड़ेगा जहां डेंजरस मॉन्स्टर्स और आउटलॉज भरे पड़े हैं। फिर भी सिल्विया के पास एक दूसरा तरीका होता है।
वो बताती है कि वो स्पेस टाइम फैब्रिक में एक होल क्रिएट कर सकती है, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा। आर्थर ये बात समझ जाता है और जब तक सिल्विया पोर्टल बना रही होती है वो अपनी स्किल्स को कंटिन्यूअसली ट्रेन करता रहता है। अब आर्थर को यह भी समझ आ चुका था कि भले ही सिल्विया बाहर से एक डीमन जैसी दिखती हो, लेकिन अंदर से वो बहुत काइंड हार्टेड थी और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे आर्थर की बहुत केयर थी। एक दिन जब आर्थर अपने मैनाकोर पर काम कर रहा होता है, सिल्विया डिसाइड करती है उसे एक ऐसा ट्रिक सिखाने का जो आम इंसानों को नहीं आता। वो हवा से मना गैदर करती है और अपने हाथ में एक ग्लोइंग बॉल बना लेती है। आर्थर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। सिल्विया समझाती है, ह्यूमन लोग सोचते हैं कि या तो माना गैदर कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, लेकिन नेचर में कई क्रीचर्स दोनों एक साथ कर सकते हैं। सिल्विया उसे ये ट्रिक सिखाने का ऑफर देती है, लेकिन इससे पहले वो पूछती है, अगर तुम स्ट्रांग बन गए तो इस पावर का क्या करोगे? आर्थर काफी देर सोचता है और फिर कहता है, जब मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा तो जो भी मेरे लोगों को हर्ट करेगा उसे मार डालूंगा। सिल्विया को उसका आंसर पसंद नहीं आता। वो गुस्से में आर्थर को फ्लिक कर देती है। आर्थर गुस्सा हो जाता है, लेकिन सिल्विया शांति से कहती है, तुमने मेरा टेस्ट फेल कर दिया। मैं ऐसे किसी वायलेंट इंसान को अपनी ट्रिक्स नहीं सिखाती। आर्थर परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ में उसे यही सिखाया गया था कि पावर का मतलब है एनिमीज को मारना। सिल्विया सॉफ्टली पूछती है, क्या तुम्हें वायलेंस के बारे में सोचना अच्छा लगता है? आर्थर चुप हो जाता है। फिर सिल्विया उसे समझाती है, पावर सिर्फ वायलेंस के लिए नहीं होती। तुम्हारी जिंदगी गुस्से और बदले में बर्बाद नहीं होनी चाहिए। उसकी बातें आर्थर के दिल में उतर जाती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे सिल्विया उसकी पूरी पास्ट लाइफ जानती हो। सिल्विया फिर वही सवाल दोहराती है, अब बताओ स्ट्रांग बनकर क्या करोगे? इस बार आर्थर सुनिश्चित रूप से जवाब देता है, मैं उन लोगों की रक्षा करूंगा जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। सिल्विया उसके आंसर से खुश हो जाती है। वो आर्थर को सिखाना शुरू करती है कि कैसे सराउंडिंग से डायरेक्ट माना गैदर करके मैजिक यूज किया जाता है। आर्थर बहुत जल्दी सीख भी लेता है। एक्साइटेड होकर जब वो सिल्विया को दिखाने भागता है तो सिल्विया मस्ती में उसे जोर से एक साइड में धक्का दे देती है और वो रॉक्स में दब जाता है। आर्थर कंफ्यूज होता है, लेकिन सिल्विया टेलीपैथी के जरिए उसे कहती है, कोई आवाज मत करना। ठीक उसी वक्त सिल्विया जैसा एक और डीमन वहां आ जाता है और कहता है, चलिए वापस चलिए। सिल्विया मना कर देती है। वो डीमन गुस्से में एक एनर्जी बॉल उसके ऊपर फेंकता है। आर्थर डर जाता है, लेकिन सिल्विया उसे टेलीपैथिकली अश्योर करती है कि वो ठीक है। वो फिर से खड़ी होती है और अपनी पूरी पावर अनलीश कर देती है। उसका डीमन जैसा शरीर टूटकर बिखर जाता है और वह एक मैजेस्टिक व्हाइट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो एक हाइपर बीम छोड़ती है जिसे डीमन बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है। डीमन उसे वार्न करता है, इतनी बड़ी पावर यूज करने का तुम्हें बहुत भारी नुकसान होगा, लेकिन सिल्विया मुस्कुराकर कहती है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। डेमन किसी तरह उसकी हमले को न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर डार्क एनर्जी बॉल्स से सिल्विया पर हमला करता है। कुछ अटैक्स केव को भी हिट करते हैं। सिल्विया आर्थर की सेफ्टी चेक करने में डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और डीमन उसे एक बड़ी अटैक से नॉकआउट करने की कोशिश करता है। सिल्विया समझ जाती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो आर्थर खतरे में आ जाएगा। वो सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करके टाइम को फ्रीज कर देती है। फिर आर्थर को बाहर बुलाती है और कहती है, अब तुम्हें घर जाना होगा। सिल्विया एक स्पेस टाइम पोर्टल खोलती है और समझाती है, ये तुम्हें सीधे फैमिली तक नहीं ले जाएगा, लेकिन अब तुम इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि खुद अपनी राह ढूंढ सको। आर्थर को समझ आ जाता है कि सिल्विया अपनी जान देकर उसे बचा रही है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन सिल्विया उससे प्रॉमिस कराती है, अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए करना जिन्हें तुम प्यार करते हो। फिर सिल्विया उसे 2 गिफ्ट्स देती है, एक क्रिस्टल एग और एक फेदर, और कहती है, इनका अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद वो आर्थर को किस करती है और अचानक आर्थर के दोनों बाजुओं पर सोने के टैटू उभर आते हैं। सिल्विया मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें इनका मतलब और इनकी ताकत तब पता चलेगी जब सही वक्त आएगा। फिलहाल अलविदा। जाते जाते सिल्विया सॉफ्टली कहती है, वैसे तुम्हें पता है मुझे पोर्टल बनाने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। मैंने जानबूझकर डिले किया क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ये कुछ दिन बहुत अच्छे लगे। आर्थर ये सुनते ही फूट फूट कर रोने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि सिल्विया को बचा सके, जबकि उसने वादा किया था कि वो उन सबको प्रोटेक्ट करेगा जिन्हें वो प्यार करता है। सिल्विया उसे सॉफ्टली समझाती है, ये वाला वादा इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता आर्थर, अब जल्दी करो। आर्थर रोते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम ड्रैगन हो या डेमन, तुम मेरी फैमिली हो और फैमिली को कभी पीछे नहीं छोड़ते। सिल्विया मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारे पास पहले से ही एक मॉम है। तो आर्थर फैसला करता है कि वो उसे ग्रैंडमा बुलाएगा। ये सुनकर सिल्विया की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो प्यार से आर्थर को पोर्टल की तरफ हल्के से धक्का देती है। आर्थर अंडा और फेफड़ा ले लेता है और पोर्टल में कूद जाता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़कर सिल्विया को आखिरी बार गुड बाय कहना चाहता है, अचानक कोई फोर्स उसे खींच लेती है। आर्थर के जाते ही सिल्विया अपनी पूरी पावर रिलीज कर देती है और केव में टाइम को वापस नॉर्मल कर देती है। जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है, डीमन का अटैक सीधा सिल्विया पर गिरता है और वो जमीन पर गिर जाती है। डीमन विक्ट्री के गुरूर में उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सिल्विया अचानक एक सरप्राइज अटैक करती है। अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पर ब्लास्ट कर देती है। दूसरी तरफ आर्थर पोर्टल से गुजर रहा होता है और उसे फिर से सिल्विया की आवाज सुनाई देती है। सिल्विया की आवाज गूंजती है, उदास होना ठीक है, लेकिन एक दिन इस सैडनेस को हैप्पीनेस में बदल देना, प्रॉमिस करो। आर्थर रोते हुए कहता है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन सिल्विया लविंगली जवाब देती है, तुम कर सकते हो, तुम तो इतिहास के सबसे मजबूत राजा रहे हो। आर्थर शॉक्ड रह जाता है। उसे पता चलता है कि सिल्विया को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में सब पता है। वो पूछना चाहता है कि क्या सिल्विया ही उसे इस दुनिया में लाई थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाए, आर्थर पोर्टल से बाहर निकल जाता है। पोर्टल से बाहर आकर आर्थर कुछ देर तक बैठा रोता है। फिर वो क्रिस्टल ईग को पहुंच में केयरफुली रखता है। उसके बाद वो चारों तरफ देखता है। उसे पता चलता है कि वो एक घने और खतरनाक जंगल में आ गया है। तभी अचानक उसे दूर से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। आर्थर फौरन ट्रीज के ऊपर से छलांग लगाते हुए आवाज की डायरेक्शन में भागता है। जल्दी ही उसे कुछ बैंडिट्स दिखते हैं जो एक एल्फ लड़की को किडनैप कर रहे होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि अगर इस लड़की को एप्स्टीन आइलैंड ले जाकर बेचेंगे तो मोटा पैसा मिलेगा। ये सुनकर आर्थर का खून खौल उठता है। उसे अपनी पास्ट लाइफ की याद आ जाती है जब बैंडिट्स ने उसे भी बेचना चाहा था, पर उसे सिल्विया से किया वादा याद आता है और वो अपने गुस्से पर काबू रखता है। वो डिसाइड करता है कि बैंडिट्स का पीछा करेगा, क्योंकि ये लोग उसे किसी ह्यूमन सेटलमेंट तक ले जा सकते हैं। शाम को बैंडिट्स एक जगह ब्रेक लेते हैं। वो डिस्गस्टिंग बातें करने लगते हैं कि लड़की को बेचने से पहले उससे मजे करेंगे। ये सुनकर आर्थर के सब्र का बांध टूट जाता है। वो माना गैदर करना शुरू करता है ताकि इन पीडीएफ फाइल्स को सबक सिखा सके। आर्थर नोटिस करता है कि बैंडिट्स ने कुछ वाइल्ड मॉन्स्टर्स को मैजिक कॉलर्स से कंट्रोल किया हुआ है। आर्थर कुछ नट्स फेंकता है जिससे वो मॉन्स्टर्स अलर्ट हो जाते हैं और जोर से हाउल करने लगते हैं। बैंडिट्स डर जाते हैं। उन्हें पता था कि इतने जोर की आवाज और भी बड़े मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। एक बैंडिट दौड़कर मॉन्स्टर्स को शांत करने जाता है। आर्थर का यही मौका था। वो अपने हाथ में मैना ब्लेड बनाता है और पीछे से जाकर उस बैंडिट का काम तमाम कर देता है। फिर वो उसका नाइफ चुरा लेता है। तभी दूसरा बैंडिट आर्थर को ढूंढता हुआ आता है। आर्थर उसे भी चुपचाप खत्म कर देता है, लेकिन इतने में उसकी बॉडी थकने लगती है। वो महसूस करता है कि अभी उसकी स्टैमिना बहुत कम है। उसके बाद तीसरा बैंडिट आता है। आर्थर हमला करता है, लेकिन इस बार वो बैंडिट सिर्फ घायल होता है और चिल्ला उठता है, सावधान रहो, हमारे पास कोई यंग मेज है। चौथा बैंडिट ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि यंग मैजिक यूजर्स की मार्केट में बहुत डिमांड है और उसे अच्छा पैसा मिलेगा। वो अपनी तलवार नीचे रखता है और मैजिक क्लॉज से हमला करने की तैयारी करता है। आर्थर बड़ी मुश्किल से उसके अर्थ क्रशिंग अटैक को डॉज करता है। आर्थर उसे किक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे तेज था। आर्थर नाइफ को थ्रेड के साथ फेंकता है, लेकिन एक्सपीरियंस बैंडिट उसे पकड़ लेता है और आर्थर पर तेजी से दौड़ पड़ता है। बैंडिट आर्थर को पकड़कर उसे उल्टा लटका देता है। आर्थर जल्दी से उसके पैर पर फायर मैजिक का ब्लास्ट करता है, जिससे वो उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। फिर आर्थर तेजी से नाइफ उसके फोरहेड में घुमा देता है, उसे वहीं खत्म कर देता है। आर्थर आखिरी बैंडिट को भी निपटा देता है और उस एल्फ गर्ल को फ्री कर देता है। लड़की उसे किसी की याद दिलाती है, लेकिन आर्थर तुरंत अपने सेंसेस में लौट आता है। वो लड़की से कहता है, अब तुम घर जा सकती हो। लड़की उसकी इंजरीज देखकर डर जाती है। आर्थर उसे अश्योर करता है कि ये चोटें सीरियस नहीं है। वो क्विकली कॉर्प्सेस को ढक देता है ताकि लड़की को हॉरिफाइंग साइट्स न दिखें। लड़की पूछती है कि उन्हें क्या हुआ, तो आर्थर कामली कहता है, इन्हें एक्सीडेंट हो गया था, अब ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। आर्थर कारेज में थोड़ा सामान ढूंढता है और लड़की से कहता है कि अब घर चली जाओ, लेकिन लड़की डर के मारे उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे साथ ले चलने की भीख मांगती है। आर्थर को उस पर दया आ जाती है और वो उसे साथ चलने की इजाजत दे देता है। फिर आर्थर उन मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है जिन्हें बैंडिट्स ने इंस्लेव किया था। वो डिसाइड करता है कि उन्हें छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो उन्हें मारकर छुटकारा देने की सोचता है। लेकिन एल्फ लड़की इंसिस्ट करती है कि उन्हें फ्री करना चाहिए, क्योंकि एल्व्स हर लाइफ फॉर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। आर्थर उसे वार्न करता है, लेकिन लड़की मॉन्स्टर्स को आज़ाद कर देती है और सरप्राइजिंगली वो मॉन्स्टर्स पीसफुली वहां से चले जाते हैं। आर्थर लड़की की नेचर कनेक्शन देखकर अमेज हो जाता है। इसके बाद आर्थर डिसाइड करता है कि वो उसे घर छोड़ देगा। जब वो ब्रेक के लिए रुकते हैं
तो उसे लड़की का नाम पता चलता है, टेसिया या टेस। आर्थर खाना बनाता है और टेस को खाने को कहता है, भले ही उसे भूख ना हो। ये कहते हुए उसे सिल्विया की याद आ जाती है। टेस खाने को लेकर नखरे करती है कि खाना अच्छा नहीं है और उसे कुछ मीठा चाहिए। आर्थर सोचता है कि टेस से उसे सीखना चाहिए कि नॉर्मल बच्चों की तरह कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब वो अपनी उम्र के किसी बच्चे से मिला था। टेस उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। आर्थर कहता है कि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है। फिर वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। टेस अपने गांव के बारे में बातें करती रहती है। आर्थर को समझ आता है कि एल्व्स का लाइफस्टाइल इंसानों से काफी अलग है। रात को आर्थर को एक हॉर्न्ड वुल्फ का पीछा करते हुए एहसास होता है। वो डिसाइड करता है कि वो उसे मार डालेगा। आर्थर टेस से कहता है कि वो टेंट में सो जाए जबकि वो खुद बाहर पहरा देगा। फिर वो सिल्विया के दिए हुए क्रिस्टल एग को देखने लगता है। तभी टेस उसे टेंट में बुलाती है। वो वादा करती है कि वो अपने परिवार से सीक्रेट रखेगी कि आर्थर उसके साथ टेंट में सोया था। आर्थर मना करता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि टेस अकेले डर रही है। वो उसे हंसते हुए अंदर आने का फैसला करता है। टेंट में टेस इंसानों को लेकर कुछ अजीब बातें करने लगती हैं कि सारे ह्यूमंस परवर्ट्स होते हैं और उनकी कई बीवियां होती हैं। आर्थर सिर पकड़ लेता है। काश ये सच होता। वो पूछता है कि उसे ये किसने बताया, और टेस कहती है, मेरे ग्रैंडपा ने। आर्थर हंसते हुए सफाई देता है कि सिर्फ नोबल्स अफोर्ड कर सकते हैं मल्टीपल वाइफ्स रखना, लेकिन टेस आधी बात सुनते ही सो जाती है। अगले दिन वो अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं और टेस को आर्थर के आसपास इंक्रीजिंगली कंफर्टेबल होने लगता है। आर्थर को थोड़ा इरिटेशन होता है क्योंकि वो जल्दी में है अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए, और तभी एक और प्रॉब्लम आ जाती है। उसे अपने मैना कोर में शार्प पेन होने लगता है, इतना इंटेंस कि वो चल भी नहीं पाता। टेस पैनिक में फॉरेस्ट की तरफ भागती है, कुछ हर्ब्स ढूंढने जो उसे हील कर सकें। आर्थर अकेला बैठा है, पेन को समहाउ सहने की कोशिश कर रहा है। तभी वो हॉर्न्ड वुल्फ, जिसे उसने पहले फ्री किया था, उसके पास आता है। आर्थर टोटली फ्रीक आउट हो जाता है, सोचता है कि ये मॉन्स्टर ने उसे वीकेस्ट मोमेंट में अटैक करने का प्लान बनाया है। लेकिन तभी टेस हर्ब्स लेकर वापस आती है। आर्थर चिल्लाता है, दूर रहो, ये मॉन्स्टर हम पर अटैक करने वाला है। लेकिन अटैक करने की बजाय वो मॉन्स्टर एक डेड बोर ग्राउंड पर छोड़कर फॉरेस्ट में वापस चला जाता है। आर्थर टोटली कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन टेस एक्साइटेडली कहती है, ये बीस्ट तुम्हारी जान बचाने का फेवर रिटर्न करना चाहता था। बोर का मीट खाने से आर्थर को थोड़ा बेटर फील होता है। फिर टेस बताती है कि उसे कोई हर्ब्स नहीं मिले, लेकिन कुछ मशरूम्स मिले जो उसके विलेज की वुमेन हमेशा खाती हैं। आर्थर बिना ज्यादा सोचे वो खा लेता है, लेकिन फिर उसे बैड केस ऑफ डायरिया हो जाता है। इसके बाद दोनों टेंट में वापस आते हैं और टेस आर्थर को ह्यूमन और ड्वार्फ किंगडम्स की स्टोरीज सुनाने लगती है जो उसने अपने ग्रैंडफादर से सुनी थी। वो कहती है, मुझे सीरियसली वो किंगडम्स देखने हैं, लेकिन अपेरेंटली वहां बैड लोग भरे हैं तो मैं जा नहीं सकती, और एल्फ विलेज में आउटसाइडर्स अलाउड नहीं हैं। आर्थर उसकी बात आधी ही सुन पाता है क्योंकि फटीग उसे कैच कर लेती है और वो स्लीप में चला जाता है। अगले दिन आर्थर का पेन फिर से स्टार्ट होता है, लेकिन वो समहाउ इसे एंड्योर करता है क्योंकि एल्फ विलेज अब पास है। टेस कहती है, अब तो हम फ्रेंड्स बन गए हैं, लेकिन आर्थर को समझ नहीं आता कि इसका जवाब क्या दे, क्योंकि उसकी लाइफ में कभी कोई फ्रेंड नहीं था। थिंग्स उनके बीच ऑकवर्ड हो जाती हैं। आर्थर अपनी ओल्ड लाइफ के सबसे क्लोज इंसान को याद करने लगता है जिसे उसने खुद मार दिया था। तभी अचानक टेस एक्साइटमेंट से चिल्लाती है क्योंकि उसे एल्फ विलेज का डोर दिख जाता है। आर्थर उसे देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन टेस अपना हैंड उसकी तरफ बढ़ाती है, कहती है, चलो मेरे साथ। वो उसका हैंड पकड़ता है और एल्फ विलेज में चला जाता है, लेकिन तुरंत ही बंच ऑफ गार्ड्स आ जाते हैं। जैसे ही उन्हें इंट्रूडर का सेंस होता है, आर्थर को कुछ समझ ही नहीं आता और गार्ड्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। टेस की आंखों में एक इंडिफरेंट लुक देखकर वो सोचने लगता है, अब मेरे साथ क्या होने वाला है। वो टेस से गुहार लगाता है, लेकिन टेस खामोश रहती है। तभी आर्थर को एहसास होता है उसने बहुत जल्दी उस पर भरोसा कर लिया था। जंगल में उसने उसे अपना फ्रेंड कहा था, लेकिन ऐसे वक्त में वर्ड्स का क्या मतलब। आर्थर पैनिक करने लगता है, सोचता है उसे ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। तभी एल्फ सोल्जर्स अपने वेपन्स निकाल लेते हैं, रेडी टू किल हिम। लेकिन टेस तुरंत रिएक्ट करती है और जोर से कहती है, रुको। गार्ड्स कहते हैं, ये इंसान डेंजरस है, इससे पहले कि ये हमें नुकसान पहुंचाए इसे खत्म करना होगा। टेस बोलती है, ये मेरा दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई है। लेकिन गार्ड्स उसका यकीन नहीं करते, उल्टा वो अक्यूज करते हैं कि आर्थर ने टेस को ब्रेन वॉश किया है। तभी एक पावरफुल आवाज गूंजती है, चुप हो जाओ। एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक बूढ़ा एल्फ बाहर आता है। वो सोल्जर्स को आदेश देता है, इस लड़के को अभी छोड़ दो। टेस दौड़कर आर्थर के पास जाती है और उन गार्ड्स पर भड़क उठती है जिन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन वो बूढ़ा एल्फ, जो टेस का ग्रैंडफादर है,
कहता है उनका रिएक्शन जस्टिफाइड था। एक ह्यूमन हमारी मिसिंग प्रिंसेस के साथ हमारे किंगडम में आया है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं वेरियन हूँ, फॉर्मर किंग ऑफ एल्व्स। और फिर आर्थर की तरफ देखता है, तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर और हमारे किंगडम की प्रिंसेस की जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। आर्थर ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्या ये लड़की प्रिंसेस है? टेस उसे एक स्मग स्माइल देती है। वेरियन पूछता है, तुमने अपने फ्रेंड को अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया? टेस कहती है, बताया था, लेकिन आर्थर को पक्का है उसने नहीं बताया। तभी उसके पेरेंट्स वहां आते हैं और टेस दौड़कर उनके गले लग जाती है। टेस का डैड ऑल्डविन आर्थर को घूरते हुए टिपिकल रेसिस्ट एल्फ की तरह कहता है, इस इंसान को अभी मार डालो। लेकिन वेरियन कहता है, ये इंसान ही था जिसने टेस को बचाया और यहाँ तक सेफली लाया। टेस भी आर्थर के सपोर्ट में बोलती है और अपने पापा को मजबूर कर देती है कि वो आर्थर को उनके कासल में रुकने दें। वेरियन आर्थर से कहता है, हमें बाद में कुछ बात करनी है। आर्थर को उस बूढ़े एल्फ से एक अजीब सी पावर महसूस होती है। टेस उसका हाथ पकड़कर उसे शहर की तरफ दौड़ाते हुए ले जाती है। आर्थर उस शहर की सुंदरता देखकर अमेज्ड होता है, लेकिन सारे एल्फ उसे गुस्से और नफरत से घूरते हैं, सेंचुरीज ओल्ड वॉर की वजह से। आर्थर को उनकी नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टेस का वो कोल्ड एक्सप्रेशन जब उसने पहली बार मदद मांगी थी, वो उसे परेशान करता है। और फिर वो अपनी चेस्ट पेन के बारे में सोचता है और डिसाइड करता है कि अब उसे और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। कासल पहुंचने के बाद टेस सारे मेट्स को कहती है कि आर्थर की बेस्ट सेवा की जाए। वो उसके स्टे का पूरा प्लान बनाती है, लेकिन आर्थर कहता है, पहले हमें तुम्हारे पेरेंट्स को हमारी जर्नी के बारे में बताना चाहिए। टेस उसे टेबल पर बैठाती है, स्नैक्स और टी मंगवाती है और फिर ऑल्डविन और उसकी वाइफ म्यूरियल का इंट्रोडक्शन होता है। आर्थर अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन देता है और ऑल्डविन उसके अच्छे मैनर्स से इम्प्रेस हो जाता है डिस्पाइट हिज पुअर बैकग्राउंड। आर्थर फिर उन्हें पूरी कहानी सुनाता है, कैसे उसने टेस को स्लेव ट्रेडर्स से बचाया। ये सुनकर पूरा परिवार गुस्से से भर जाता है। वो इंसानों को कोसने लगते हैं, लेकिन आर्थर कहता है, रेस को नहीं, प्रोफेशन को ब्लेम करो। वेरियन पूछता है, तुमने टेस को कैसे बचाया? आर्थर बताता है, मैं एक मेज हूँ। गार्ड्स और सोल्जर्स को इस पर यकीन नहीं होता। वो फिर से अक्यूज करते हैं कि आर्थर ने टेस को फूल किया है, लेकिन वेरियन उन्हें चुप कराता है और टेस भी आर्थर के सपोर्ट में डिटेल्स बताती है। म्यूरियल अपनी बेटी को गले लगाती है और ऑल्डविन आर्थर से कहता है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। आर्थर फिर कहता है, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे मेरे परिवार के पास वापस भेज दो। ऑल्डविन जवाब देता है, ये डिमांड अनरीजनेबल है, मैं बार्बरिक ह्यूमंस की हेल्प नहीं करना चाहता। आर्थर कामली कहता है, अगर आप ऐसे रिएक्ट करोगे तो आप भी बार्बेरियन बन जाओगे। ऑल्डविन इस बात से चुप हो जाता है, लेकिन फिर भी मना कर देता है। तभी टेस अपने पापा को घूरती है, प्योर इमोशनल ब्लैकमेल, और ऑल्डविन हार मान जाता है। वो कहता है, ह्यूमन किंगडम का गेट हर 7 साल में खुलता है, लेकिन हम तुम्हें यहाँ इतने टाइम नहीं रोक सकते। हम कुछ सोल्जर्स भेजेंगे जो तुम्हें तुम्हारे घर तक सेफली पहुंचाएंगे। आर्थर को यह सुनकर राहत मिलती है, लेकिन तभी उसकी चेस्ट पेन दोबारा शुरू हो जाती है। इस बार पहले से भी ज्यादा इंटेंस। वो किसी तरह दिन भर दर्द सहता है। रात में फ्रेश एयर लेने बैल्कनी पर जाता है। नियर बाय कमरे में वो टेस को उसके पेरेंट्स के साथ खेलते हुए देखता है और उसे अपने मम्मी पापा की याद आने लगती है। वो सोचता है, क्या वो ठीक होंगे? क्या वो भी मुझे इतने ही प्यार से देखेंगे जब मैं वापस जाऊंगा? वो इतना सोचता है कि उसका दिल भर आता है। टेस उसे देखती है और तुरंत उसके पास आ जाती है। वो कहती है, सॉरी, मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव किया। आर्थर कहता है, इट्स ओके, और फिर टॉन्ट करता है, जा अपने पेरेंट्स से स्पॉइल्ड हो जा। टेस ऑफेंडेड हो जाती है और कहती है, तेरे पेरेंट्स भी तुझे वैसे ही प्यार करेंगे जैसे मेरे करते हैं। आर्थर सोच में पड़ जाता है, क्या वो सच में मुझे वापस देखकर खुश होंगे? वो टेस से पूछता है, तू सच में सोचती है कि वो मुझे मिस करते होंगे? टेस उसका चेहरा पकड़कर कहती है, ऑब्वियसली तू उनके साथ नहीं है तो वो तुझे मिस तो करेंगे ही। मैं तो तुझे अभी से मिस कर रही हूँ, तू तो जल्द ही चला जाएगा। आर्थर स्पीचलेस रह जाता है। तभी हवा में ग्लोइंग पेटल्स फायरफ्लाइज की तरह उड़ने लगते हैं और दोनों उनकी खूबसूरती में खो जाते हैं। लेकिन आर्थर को फिर टेस का वो कोल्ड एक्सप्रेशन याद आता है और वो सोचता है, तब कुछ गड़बड़ थी या मैं ही गलत देख रहा था। वो डिसाइड करता है कि अब ज्यादा नहीं सोचेगा और बस इस मोमेंट को जी लेगा। तभी उसे एक अटैक का एहसास होता है। वो तुरंत टेस के सामने खड़ा हो जाता है और उस पर आए अटैक को ब्लॉक करता है। वो अटैकर की तरफ भागता है और सामने होता है वेरियन। आर्थर गुस्से से पूछता है, क्या आप अपनी ग्रैंड डॉटर को मारना चाहते थे? वेरियन कामली पूछता है, क्या तू किसी को पेटल्स से मार सकता है? आर्थर अपने हाथ खोलता है और वहाँ ग्लोइंग पेटल्स हैं। वेरियन उसकी तारीफ करता है, तूने अटैक को ब्लॉक भी किया और तुरंत रिएक्ट भी किया, इम्प्रेसिव। अब वेरियन को यकीन हो जाता है कि आर्थर ने सच में स्लेव ट्रेडर्स से फाइट की थी। टेस गुस्से में अपने ग्रैंडपा से कहती है, आप मेरे दोस्त को बुली कर रहे हो। वेरियन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं किसी को बुली नहीं कर रहा।
अगर मैं होल्ड बैक करता तो आर्थर मुझे बुली करता। आर्थर सोचता है ये बूढ़ा कुछ भी बोल रहा है, लेकिन फिर भी पोलाइटली थैंक करता है। वेरियन कहता है अगर सच में थैंक्स बोलना है तो मेरा स्टूडेंट बन जा। आर्थर शॉक्ड हो जाता है, ये ऑफर कहाँ से आ गया? वो कहता है मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मेरे पेरेंट्स मेरी बहुत चिंता कर रहे होंगे। वेरियन कामली कहता है मैं उन्हें बता सकता हूँ कि तू सेफ है। आर्थर कुछ पूछता इससे पहले ही चेस्ट पेन फिर से शुरू हो जाती है, इस बार इतनी तेज कि वो घुटनों पर आ गिरता है। वेरियन, जिसने ये पहले भी नोटिस किया था, अब श्योर हो जाता है तूने बीस्ट विल इनहेरिट की है। वो कहता है अगर तू मेरा स्टूडेंट नहीं बना तो तू अपने पेरेंट्स से मिलने से पहले ही मर जाएगा। रात में जब आर्थर सो रहा होता है वही तेज दर्द फिर से उठता है और इस बार वो दर्द उसका शरीर फाड़कर बाहर निकल जाता है, सामने मैनिफेस्ट हो जाता है। आर्थर ने आंखें खोली और देखा कि एक काली सी परछाई उसके ऊपर खड़ी है, डरावनी। एक पल के लिए तो उसका दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन अंदर से वो उस मॉन्स्टर को एक थेरेपिस्ट की तरह एनालाइज करने लगा। क्या ये मेरी एंजाइटी है या फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भार? जैसे जैसे वो मॉन्स्टर उसके करीब आया आर्थर डर से चिल्लाने लगा, लेकिन तभी उसकी नींद टूट गई क्योंकि टेस उसे उठा रही थी। गुड मॉर्निंग स्लीपी हेड। टेस चीयरफुली उसके ऊपर बैठी थी। आर्थर का मूड वैसे ही खराब था, ऊपर से सुबह सुबह उसका अनोइंग फेस देख के बोल पड़ा जाने दो यार, ठीक से नींद भी नहीं आई। एक मॉन्स्टर सपने में पीछे पड़ा था। वो दोबारा सोने की कोशिश करता है लेकिन टेस को गलतफहमी हो जाती है। मुझे मॉन्स्टर बोल रहा है क्या तू? वो गुस्से में कहती है उठ जा, दादाजी तेरा इंतजार कर रहे हैं, और उसे बिस्तर से खींच कर उठा देती है। अब आर्थर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे तैयार होना ही पड़ा। टेस पूछती है तू क्या सच में हमारे साथ रहने वाला है? आर्थर थोड़ा अनश्योर होकर कहता है अभी नहीं पता, लेकिन वरियन कुछ दिखाने वाला है, उसके बाद डिसाइड करूंगा। बाहर आते ही किंग एल्डुइन वरियन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ह्यूमन को एल्व्स की किंगडम में नहीं रहने देना चाहिए, लेकिन वरियन सीधा कैरेज में बैठ जाता है। मुझे आर्थर पसंद है और वही काफी है। फिर टेस अपनी यूजुअल मेलोड्रामा चालू कर देती है। आर्थर ने मेरी जान बचाई थी। उसके डैड तुरंत बोलते हैं अब ये तेरे बारे में नहीं है वरियन, तू भी चुप रह। फिर वो बच्चों को अपने साथ कैरेज में बैठा लेता है और निकल पड़ते हैं एक पुराने दोस्त से मिलने। कैरेज में टेस और वरियन मेडिटेशन में चले जाते हैं। आर्थर बोर्ड हो जाता है और पूछता है और कितनी देर? तभी टेस आर्थर के शोल्डर पर गिर जाती है। वो मेडिटेट नहीं कर रही थी, सो गई थी। वरियन बताता है टेस आज जल्दी उठी थी क्योंकि वो साथ आना चाहती थी। वो रॉयल हेयर है, कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन तुझसे वो खुलकर हंसती है। आर्थर ये सुनकर वरियन की ह्यूमिलिटी से इम्प्रेस्ड होता है। इतना बड़ा आदमी और एक बच्चे का शुक्रिया अदा करता है। उसे पहली बार भरोसा होने लगता है कि वरियन पर यकीन किया जा सकता है। कुछ ही देर में कैरेज रुकता है और आर्थर देखता है एक आइसोलेटेड सा घर। वरियन दरवाजा जोर से किक करता है, बाहर आ ओ झक्की। तभी दरवाजा खुलता है और एक औरत उसके मुंह पे ताना मारती है, चिल्ला मत। वो है रिनिया, वरियन की पुरानी दोस्त और एक पावरफुल डिवाइनर। घर के अंदर हर तरफ किताबें ही किताबें थीं। आर्थर सोचता है ये नर्ड मेरी क्या हेल्प करेगी? वरियन बताता है कि रिनिया एक स्पेल जानती है जिससे वो आर्थर को उसके माता पिता से कनेक्ट कर सकती है। रिनिया हंसते हुए बोलती है वरियन तू सॉफ्ट हो गया है लड़के पे। फिर वो मैजिक एक्टिवेट करती है, बट आर्थर का पास्ट इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसे ठीक से दिखता ही नहीं। फिर वो बोलती है तू यहाँ कोई प्रोफेसी सुनने नहीं आया, तू बस अपने पेरेंट्स को बताना चाहता है कि तू ठीक है ना? आर्थर धीरे से हामी भरता है। अब रिनिया उसे एक पानी की बाल्टी के ऊपर झुकने को कहती है, अपने माता पिता को इमेजिन कर, पूरी क्लैरिटी के साथ। दूसरी तरफ रेनल्ड और एलिस अपने नए शहर वाले घर में स्ट्यू खा रहे हैं। एलिस नॉस्टैल्जिक हो जाती है। आर्थर को स्ट्यू बहुत पसंद था। आज उसका बर्थडे है और वो हमारे साथ नहीं है। रेनल्ड भी भावुक हो जाता है। उस दिन जब वो क्लिफ से कूदा था, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया था। तभी बाल्टी में उनकी आवाज आती है, मॉम, डैड, मैं हूँ। आर्थर उन्हें बताता है कि ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है, वो सच में बोल रहा है। वो एल्व्स की किंगडम में है और एक स्पेशल स्पेल से उनसे कनेक्ट कर रहा है। मैं घर आना चाहता हूँ पर अभी पॉसिबल नहीं है, मेरा शरीर कुछ गड़बड़ है। एलिस और रेनोल्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्थर उनसे कहता है मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और स्पेल टूट जाता है। थोड़ी देर बाद आर्थर शांत होता है और वेरियन से कहता है प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। पैलेस में लौटते ही वरियन एल्डुइन से कहता है घोषणा कर दो, आर्थर मेरा स्टूडेंट बनेगा। एल्डुइन थोड़ा हेजिटेंट होता है, लेकिन वरियन कहता है अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पूरी जिम्मेदारी मेरी। राजा और रानी हार मान जाते हैं और आर्थर को वेलकम करते हैं। आर्थर सोचता है ये एल्फों का राजा भी अपने बाप से डरता है। मजा आया? फिर टेस बीच में कूद जाती है, अगर आर्थर गेस्ट है तो मैं उसे सिटी टूर दूंगी। आर्थर को वो घसीट ले जाती है मार्केट में। मार्केट में एक सुनहरा बालों वाला एल्फ लड़का आता है
फे और टकराने पर कहता है, ह्यूमन जर्म्स लग गए मुझे। आर्थर अपोलोजाइज करता है, लेकिन वो जर्क एटीट्यूड में रहता है। बात बढ़ जाती है और आर्थर उसे सार्कास्टिकली हम्बल होकर ट्रोल कर देता है। फे चैलेंज देता है, ड्यूल कर ले। टेस रेफरी बनती है। शुरू। फे दौड़ता है, आर्थर एक पंच मारता है, फे सीधा बेहोश। आर्थर डिसअपॉइंटेड, इतनी बड़ी बड़ी बातें, और निकला नकली बिल्ली। टेस हंसती है और आर्थर का हाथ पकड़कर भाग जाती है भीड़ से बचने के लिए। दोनों मार्केट में स्नैक्स खाते हैं, लाइब्रेरी घूमते हैं और शाम को पैलेस लौट आते हैं। टेस पूछती है, ट्रेनिंग को लेकर एक्साइटेड है? आर्थर, हाँ, अब अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने का टाइम आ गया है। टेस, मैं भी मेहनत करूंगी, बस तुझसे कंपीट करने के लिए। इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो देखकर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें।